सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इस वीडियो में करवाऊंगा इम्पोर्टेंट होंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आइए शुरू करते हैं। सवाल है 259 मीटर और 231 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन 55 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 71 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है, जैसे कि मान लो एक ट्रेन इधर से जाएगी और एक ट्रेन इधर से जाएगी, तो जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो इनके बीच की जो चाल है वो हमेशा जुड़ जाती है। तो यहाँ से अगर मैं चाल की बात करूँ दोनों की, तो चाल मेरे भाई जुड़ जाएगी, यानी 55 तो इसकी है और 71 इसकी है। तो 55 प्लस में 71 ये आपस में ऐड हो जाएगा और हो जाएगा मेरे भाई कितना? 126। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इनकी जो लंबाई है वो किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। और जो समय दिया हुआ है वो हमको किस में दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसको गुणा कर देंगे मेरे भाई। तो 18 7 का 126 हो जाएगा, यानी 7 पंजो 35। तो यहाँ से तुम्हारी चाल हो जाएगी 35 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। तो तुमसे बोला है कि बताओ कितना समय लगेगा। तो समय बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 259 मीटर की तो ये लंबी है, 231 मीटर की ये लंबी है। तो दोनों को जोड़ दो। 259 में 231 जोड़ेंगे तो 490 हो जाएगा। और मेरे भाई स्पीड कितनी आई है? 35। तो अब इसमें 35 का भाग देंगे। 5 7 का 35, इसमें या फिर 7 का ही दे लो मेरे भाई, देखिए 7 का दे लो। 7 पंजो 35, 7 7 49, 5 का भाग देंगे तो 14 पंजो 70। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों के चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। यानी कि मेरे भाई कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस पीडीएफ में दूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर पर आधारित होने वाले हैं। तो मेरे भाई मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और सिलेक्शन की गारंटी है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम पर आधारित होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को चाहिए, नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। इस पीडीएफ से आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना मेरे भाई, वो बच्चे भी इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद में काफी अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। 2 बैंक है, एक बैंक है ए और एक दूसरा बैंक है बी। क्रमश है 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। महेश ने प्रत्येक बैंक से, ठीक है मेरे भाई, 4,60,000 रुपये का उधार लिया। 2 वर्षों के बाद में महेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये बेहतरीन सवाल है। देखो तुम्हारे पास में 2 बैंक हैं, एक तो बैंक है ए
और एक बैंक है आपका बी, तो दो बैंक हो गए ए और बी। अब यहाँ पर तुम देखो, इससे देखो दोनों से 2 वर्षों के लिए उधार लिया, यानी इससे भी 2 वर्षों के लिए लिया और इससे भी 2 वर्षों के लिए लिया, तो सर ये तो सेम हो गया। इससे तो भाई यहाँ से तुमसे क्या अंतर पूछा है, अब अंतर कैसे निकालोगे, इसका भी 2 साल है और इसका भी 2 साल है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। यानी सर समय से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पर देखो प्रत्येक बैंक से 4,60,000 रुपए लिए, यानी कि जो ए बैंक है इससे भी 4,60,000 रुपए लिए और जो बी बैंक है इससे भी 4,60,000 रुपए लिए। सर ये भी तो सेम हो गया। अब सेम चीज़ों का डिफरेंस निकालोगे तो 0 हो जाएगा। अब मेरे भाई तो सर अंतर निकलेगा कैसे, अंतर निकलेगा रेट से। इसकी तो 3.5 रेट है, इसकी 7 रेट है, इसकी कितनी रेट है मेरे भाई 3.5 और इसकी रेट कितनी आपकी 7%। तो अंतर निकलेगा इस वाली चीज़ से। अब 2 साल के लिए है ये, तो देखो 3.5 को 2 साल से गुणा करेंगे तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7% आएगा और 7% को 2 से गुणा करेंगे तो 14% आएगा। यानी कि अब इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ इनका अंतर कितना आया, तो 14 में से 7 घटाएंगे, 7% का अंतर यहाँ पर आया है। तो मेरे भाई जो भी तुम्हारी धनराशि थी उसका 7% निकाल दो, तो धनराशि थी 4,60,000, 1 0 2 0 और 3 0, इसका 7% निकाल दो, 7/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेंगी। अब इनको 4600 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 0, 6 7 का 42 का 4, 700 का 28 और 4 32,200। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। समझने की बात यह है कि मेरे भाई समान चीज़ों का अंतर तुम कभी नहीं निकाल सकते। मैं तुमसे ठीक है, उदाहरण के लिए मैं तुमसे बोलूं कि मैंने एक आदमी को 5 रुपये दिए और दूसरे आदमी को भी 5 रुपये दिए, अब इनका डिफरेंस निकाल के बताओ कितना है। तो आप बोलेंगे सर 5 में से 5 गया तो 0 आ गया। तो डिफरेंस निकालोगे कैसे मेरे भाई, 0 आ जाएगा वो। तो मैं तुमसे बोलूं कि एक आदमी को मैंने 10 साल के लिए पैसे दिए, दूसरे आदमी को मैंने 10 साल के लिए पैसे दिए, अब डिफरेंस निकाल के बताओ। तो कैसे निकालोगे मेरे भाई, इसको भी 10 साल के लिए दिया, इसको भी 10 साल के लिए दिया, तो फिर डिफरेंस निकलेगा कैसे। डिफरेंस तो तब निकलता है ना भाई जब एक को कम दिया हो एक को ज़्यादा दिया हो, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर दोनों को 2-2 साल के लिए दिया था तो समय भी सेम है, दोनों से 4,60,000 रुपये का ऋण लिया तो ये भी सेम है। तो डिफरेंस किससे निकलेगा मेरे भाई, रेट से। यहाँ पर 3.5 है और यहाँ पर 7% है, तो 3.5 है 2 साल के लिए, तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7% आएगा, 7% भी 2 साल के लिए तो 7 दूनी 14% होगा। तो अब इनका अंतर निकाल लो, तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, तो अब इसका 7% निकाल लिया, हो गया सवाल। 2 सेकंड का सवाल था, अगर आपको मैथ आती है तो। अगले सवाल को देखो भाई, यदि 4820 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 4338 रुपये में बेचा जाए तो छूट प्रतिशत कितना होगा। मेरे भाई वस्तु की रेट कितनी है 4,820 रुपये, लेकिन इस वस्तु को बेचा कितने में गया 4,338 रुपये में इसको बेचा गया। तो मेरे भाई कितने की छूट मिली, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 11 में ठीक है, यहाँ पर 11 बचे, 11 में से 3 गया तो मेरे भाई 8 बचेगा। यहाँ पर तुम्हारा 482 रुपये की छूट मिली और वस्तु कितने रुपए की थी 4820 रुपये की थी, 4820 रुपये। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा मेरे भाई, परसेंटेज है 100 से गुणा करो, 0 से 0 कटेगा, 482 को 482 से काटेंगे, एक बार कटे, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो सी आंसर देने वालों का ये भी सही है, बाकी सभी का गलत हो गया है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। और अभी भी अगर आपका मन कर रहा है ना कि मैं इस वीडियो को छोड़ के चले जाऊं, तो मेरे भाई वीडियो को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए सारे के सारे सवाल बेहतरीन लेवल के हैं और आगे भी सारे के सवाल बेहतरीन लेवल के आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई देखो, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है मेरे भाई 8 7 और 5 है।
यदि बॉक्स का आयतन 2240 रुपये है, सॉरी 2240 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम दाई तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये भी बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। अब देखो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मेरे भाई ये 8 है तो मैं इसको 8x मान लेता हूँ, ठीक है, गुणा ये 7 है तो मैं इसको 7x मान लेता हूँ, गुणा ये 5 है तो मैं इसको 5x मान लेता हूँ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर में आयतन होगा। आयतन कितना है, 2240 रुपये तुम्हारा आयतन है। अब इनको आपस में मेरे भाई मल्टीप्लाई करो। देखो 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजो 35, और 35 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ, ठीक है मेरे भाई, अगर मेरे भाई 35 को मैं 8 से गुणा करता हूँ तो 8 पंजो 40 और 8 तिया 24 और 4 28, यानी कि मेरे भाई 35 को 8 से गुणा करेंगे तो 280 आंसर आएगा। तो इनको तीनों को गुणा करेंगे 280 आंसर यहाँ पर हो गया। और x गुणा x ये x का क्यूब हो गया, बराबर में मेरे भाई कितना हो गया, 2240 रुपये यहाँ पर हो गया। अब इनको आपस में काट दो। देखो 0 से 0 कट जाएगा बिल्कुल, और 28 को 8 से गुणा करते हैं तो 224 आंसर आता है। यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 8 आ गई। तो तुम्हें तो x चाहिए, तो x चाहिए तो यहाँ से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, तो 3 क्यूब रूट मेरे भाई 8 हो जाएगा। तो 8 का क्यूब रूट मेरे भाई 2 ही तो होता है। अरे 2 गुणा 2 गुणा 2 8 ही तो होता है। तो अब ध्यान से देखो, अब इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल। देखो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, देखो यहाँ पर कितनी 8 है और ये 2 आ गया, तो 8 दूनी 16 हो गया। अगर मैं इसकी चौड़ाई निकालूंगा तो यहाँ पर मेरे भाई 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई आपका 5 है, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ऊंचाई मेरे भाई 5 दूनी 10 हो जाएगी। अब मेरे भाई आपको इसका निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में LB प्लस में BH प्लस में LH, यही आंसर तुम्हारा होगा। तो 2 गुणा में LB यानी लंबाई को चौड़ाई को गुणा करना है। तो लंबाई है 16, चौड़ाई है 14, तो 16 गुणा में क्या कर दीजिए, 14 कर दीजिए, प्लस में BH करना है, यानी कि B की वैल्यू कितनी है 14 और H की वैल्यू कितनी है 10 है, तो मेरे भाई 10 से गुणा कर दीजिए, प्लस में मेरे भाई LH लंबाई है कितनी 16, ऊंचाई कितनी है 10, इनको भी आपस में गुणा करके जोड़ दो। तो 2 गुणा में 16 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 का 4 असिल का 6 बचेगा, 16 और 6 22 यानी कि 224 होगा, प्लस में 14 को 10 से गुणा करेंगे 140 आएगा, 16 को 10 से गुणा करेंगे 160 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे, 160 को 140 में जोड़ेंगे तो 300 आएगा, 300 में 224 जोड़ेंगे तो 524, यानी 2 गुणा में 524 आंसर आएगा, यानी 1048 आंसर आएगा। अब निकटतम में निकालना था मेरे भाई निकटतम में निकालना था, तो 1048 लगभग 1050 के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ मेरे भाई कि इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी माइंड था ना तो आप इस सवाल में इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब भाई देखो जिनको मैथ नहीं आती उनको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, बाकी जिनको मैथ आती है ना उनको ये लंबी सारी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे यार इनको गुणा तो मैं माइंड में भी कर सकता हूँ कि 7 पंजो 35, 35 को 8 से गुणा करेंगे मेरे भाई 280, तो भाई इतना सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को, ठीक है, डायरेक्ट मुझे पता है इनको गुणा करने पे 280 आता है। फिर 280 में इसका भाग दूंगा तो 8 बढ़ जाएगा, मुझे पता है कि 8 का क्यूब 2 होता है। तो मेरे भाई इतनी सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है अगर तुमको थोड़ी सी भी मैथ आती तो। फिर तुमको ये लिखने की भी कोई भाई 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो ये भी खत्म हो जाता, ये फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी कि अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है ना मेरे भाई, तो आप इस सवाल को आधे से भी कम टाइम, यानी मैं ये मानता हूँ कि ये सवाल आप 30 सेकंड में भी कर सकते थे। अब भाई जिनको मैथ नहीं आती उनको तो टाइम यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। तो मेरे भाई मैंने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो दिया हुआ था 8, 7 और 5। अब आयतन बोला है तो आयतन तो यही होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 8x 7x और 5x को गुणा कर लिया बराबर 2240, इनको गुणा करेंगे तो 280, x गुणा x x क्यूब होगा, तो 280 का भाग इसमें देंगे
देंगे 8 बढ़ जाएगा, यहाँ से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, 8 का क्यूब रूट 2, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब मेरे भाई इनका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस में एल एच। तो मेरे भाई लंबाई चौड़ाई गुणा कर दूँ, चौड़ाई ऊंचाई गुणा कर दो, ऊंचाई लंबाई गुणा कर दो, सबको जोड़ेंगे 1048 आंसर आएगा। लेकिन भाई तुमको तो निकटतम में चाहिए था, तो 1048 लगभग 1050 के करीब है, यही आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बाकी जिस बच्चे के सवाल समझ में नहीं आए ना, वो मेरे भाई एक बार क्या किया करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूँ समझ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, निम्नलिखित समीकरण का मान कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, इधर को अगर कोई संख्या भाग में है तो इधर को जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। भाई यही पढ़ा है हमने तो कि इधर को अगर कोई संख्या प्लस में है बराबर के इधर को जाती है माइनस की हो जाती है, इधर को अगर कोई माइनस की इधर को जाएगी प्लस की हो जाएगी, इधर को अगर कोई भाग में इधर को गुणा की हो जाएगी, इधर को गुणा में है इधर को भाग की हो जाएगी। यही करते हैं मेरे भाई। तो इधर को ये संख्या भाग में है, इधर को गुणा में हो जाएगी, तो x बराबर में हो जाएगा 2660 गुणा हो जाएगा मेरे भाई 0.45। अब 0.45 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल 45 लिख देता हूँ, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दो, 0 से 0 कटेगी, ठीक है। 5 नाम का 45, 5 दूनी 10 और 2 का भाग इसमें देंगे 133 आंसर आएगा। 133 को 9 से गुणा करना है, 133 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 तिया 27, लास्ट में 7 आएगा और लास्ट में 7 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन को देखो भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मेरे भाई जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करने हैं। अगर जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं देख, अगर तुमको आते हैं अच्छे से तो 2 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। भाई देखो ये 14 नीचे है, ये 14 ऊपर है, तो मेरे भाई 14 से 14 तो ये कट ही जाएगा, इसको तो हटा ही दो। ऊपर बचेगा सिर्फ क्या, ये वाला 5, तो ऊपर 5 बच गया। अब नीचे आ जाओ, देखो 7/5 का 7/5 यहाँ पर रहने देते हैं, भाग का भाग भी यहाँ पर रहने देते हैं, 7/11 का 7/11 भी रहने देते हैं। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो ऑफ का मतलब गुणा, भाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार, ठीक है, बोर्ड मास का नियम BODMAS। तो पहले ब्रैकेट हल होगा, अब ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, फिर उसके बाद में O यानी कि ऑफ हल होगा, ऑफ। अब ऑफ इसमें है तो ऑफ का मतलब गुणा है, तो गुणा। अब देखो 5 दूनी 10 और 1 11, यानी ये हो जाएगा 11 बटे में तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई 11 से 11 तुम्हारा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर तो तुम्हारा 5 है, नीचे कितना है 7/5 है, इसमें हमको भाग देना है किसका, ऊपर 7 नीचे 5, 7/5 का भाग देना, 7/5 से 7/5 कट जाएगा, 5 ही आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है B उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 35,600 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से प्रखर का हिस्सा 2300 था, तो प्रखर का निवेश बताओ आपका कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाता है उसी अनुपात में उसको लाभ मिलता है, ठीक है। जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाएगा लाभ भी उसको उतना ही मिलेगा। तो मेरे भाई प्रखर को कितना लाभ मिला, प्रखर को मिला है 2300 रुपये का लाभ। कितने में से, 5,000 में से, तो 2300 बटे में 5,000 कर दो मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 23/50 हो जाएगा। तो 35,600 रुपये में से इसको कितना मिला, 23/50, तो 23 और बटे में हो जाएगा आपका 50। तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 का भाग इसमें देंगे, 5 7 का 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 712 को किससे गुणा करना है, 23 से, तो 23 दूना 46, लास्ट में 6 आएगा और लास्ट में 6 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है भाई उनके मज़े हो गए हैं, बाकी सभी का सवाल आपका गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है लाइक और सब्सक्राइब करना। एक पाइप एक टैंक को 2 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। अब सीधी सी बात है, भरने वाला हमेशा प्लस में आएगा
और खाली करने वाला माइनस में आएगा। तो भरने वाला 2 मिनट में भर रहा है तो प्लस का 2 हो जाएगा, खाली करने वाला माइनस में आएगा तो 4 मिनट में खाली करता है तो 4 माइनस का आएगा, दोनों का लेस है 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस का 2 होगा, 4 एकम 4, भाई 4 का भाग 4 में 1 मतलब माइनस का 1। तो सीधी सी बात है 2 भरता है 1 खाली कर देता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से मानो कि मैंने किसी बर्तन में 2 लीटर पानी डाल दिया और 1 लीटर उसमें से वापस निकाल लिया। भाई 2 लीटर डाला 1 लीटर वापस निकाल लिया तो कितना बचा, 1 लीटर पानी बचा। अब इसमें बोला कि 1/4 काम करना है, तो ये जो 4 काम है, ये जो 4 लीटर पानी है इसका 1/4 काम करना है, तो इसका 1/4 निकाल दो। 4 से 4 कट जाएगा, इसका 1/4 1 ही हो, तो 1/1 1 ही आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आरती, अनिल और नवीन ने क्रमशः 17, 6 और 17 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 78,600 रुपये का लाभ हुआ, जो उसके कुल निवेश का 20% है। अनिल ने कितना निवेश किया? तो मेरे भाई पहले तो उनका ये निकालो कि उसने टोटल पैसे कितने लगाए, यानी कि उसको टोटल लाभ कितना हुआ। तो टोटल अगर मैं लाभ की बात करूंगा कि टोटल लाभ कितना हुआ है, या सॉरी टोटल लाभ तो उनके इतने का हुआ है, तो कुल निवेश उनका कितना था। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आप निकालो कि कुल निवेश उनका कितना था। तो मेरे भाई उनको लाभ हुआ है कितना, 78,600 रुपये का, जो उनके निवेश का 20% है। यानी 78,600 किसकी वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। तो 20 का भाग दे दो। अब परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 से इसको गुणा कर दीजिए मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, 20 पंजो 100, तो इसको आपस में गुणा करना है। 78,600 को 5 से गुणा कर दो तो 0 0, 6 पंजो 30 का 3 बचेगा, 8 पंजो 40 और 3 का 43 बचेगा, 4 7 पंजो 35 और 4 39, यानी कि इनका हो जाए टोटल 3,93,000 टोटल इन्होंने निवेश किया था। यानी तीनों ने मिलकर कितना पैसा लगाया था, 3,93,000 रुपये इन्होंने लगाए थे। अब तीनों ने लगाए थे तो तीनों ने लगाए कितने, 17, 6 और 17, तो 17 और 17 कितने होते, 34 और 6 कितना होता है, 40। तो मेरे भाई इसको 40 का भाग दे दो। अब तुमसे अनिल का बोला है, अनिल तो दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर पर तो 6 है, तो इसको 6 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 7 का 28, 4 8 का 32, 4 नाम का 36, 3 बचेगा, और 4 7 का 28, 4 8 का 32, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। इसको मेरे भाई किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए, 6 पंजो 30 का 3 बचेगा, 6 दूनी 12 और 3 15 का 1 बचेगा, 48 और 49 का 4, 9 6 का 54 और 4 58, 58,950। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सीधी सी बात है, इनका ये जो लाभ है 78,600, ये 20% के बराबर है, यानी 20% की वैल्यू है। तो इसमें मैंने 20 का भाग दे दिया। अब दुनिया में तो सब कुछ 100% होता है भाई, मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको 100 से भी गुणा कर दिया। तो 20 का भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, 3,93,000 आएगा। अब ये 3,93,000 तीनों ने लगाए हैं, तो तीनों ने यहाँ पर लगाए 17, 6 और 17, तो 17, 6 और 17 को जोड़ूंगा तो 40 आएगा। तो इसमें 40 का भाग देना है। अब तुमसे अनिल का पूछा है, अनिल यहाँ पर दूसरे नंबर का है, तो दूसरे नंबर वाले ने तो 6 रुपये लगाए हैं, तो 6 से गुणा भी कर दिया, काटा पीटी करेंगे, 58,950 आंसर आपका आएगा। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, यदि 3 संख्या है 3, 5 और 7 के अनुपात में है और उनका कुल योग 510 रुपये है, यदि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो तीनों को पूर्ण विभाजित कर सके। तो मेरे भाई देखो, तीनों का योग कितना है मेरे भाई, 510। यानी यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो तीनों का योग 510 है, और यहाँ पर तीनों का योग कितना है, 3 और 5 8, 8 और 7 15। तो इसमें 15 का भाग देंगे तो 15 3 45 मेरे भाई, 6 बचेगा, 15 चौके 60, यानी कि 34 बार ये भाग तुम्हारा जाएगा। तो अब तुम यहाँ पर क्या करो मेरे भाई, देखो
तुम्हारा आंसर आ गया कितना 34। अब यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारे पास में है एक तो 3 है, तो 34 को 3 से गुणा करो तो 34 तिया 102 हो जाए, यानी पहली संख्या 102 है। फिर दूसरी मेरे भाई क्या होगी 34 को 5 से गुणा करो, ठीक है मेरे भाई। 34 को किससे गुणा करो 5 से, तो 34 गुणा में 5 170 होता है। फिर मेरे भाई तीसरी संख्या तुम्हारे साथ में है, तो 34 को किससे गुणा करो 7 से, तो 238 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब तुमसे बोला है कि जो ठीक है ऐसी संख्या बताओ जो तीनों को विभाजित कर सके, वो भी बड़ी से बड़ी। तो क्या 32 का भाग 102 में जाता है क्या? 102 में अगर मैं 32 का भाग दूं तो नहीं जाता मेरे भाई, तो 32 तो गलत हो गया। 35 का भाग 102 में जाएगा? नहीं जाएगा, सबको तो छोड़ो, पहली संख्या में ही नहीं जा रहा। 34 का भाग 102 में जाता है क्या मेरे भाई? ठीक है, 102 में भाग देना है किसका 34 का, तो 34 दूना 68, 34 तिया 102 होता है। इसका मतलब सर 102 में तो भाग चला जाएगा। फिर मेरे भाई क्या 170 में 34 का भाग जाता है क्या? 170 में 34 का भाग जाता है क्या? तो 34 पंजो 170 होता है, बिल्कुल सर इसमें भी भाग चला जाएगा। फिर मेरे भाई क्या 238 में 34 का भाग जाता है क्या? तो 34 का 7 चौक 28, 7 21 और 2 23, ठीक है, बिल्कुल 7 बार चला जाएगा। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में 34 का भाग जाता है। 34 का भाग 102 में भी जाता है, 34 का भाग 170 में भी जाता है और 34 का भाग 238 में भी जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक इमारत की परछाई 46 मीटर लंबी है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास में एक इमारत है। अब इस इमारत की छाया, भाई मान लो यहाँ पर सूरज पड़ा है, ऊपर अगर यहाँ पे सूरज है तो इसकी छाया ऐसे ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लो इसकी छाया है, तो ये इमारत से कितनी दूर है? सर इमारत से कितनी दूर है? 46 मीटर दूर है, यानी 46 मीटर इसकी क्या है मेरे भाई परछाई है। अब यहाँ पे बोला कि जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का बनता है, जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो तुमसे बोला इमारत की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। तो सर ये आधार हो गया और ये तुम्हारा लंब हो गया। भाई ये आधार है और ये लंब है, तो देखो लाल बटे कक्का तुमने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का तुमने पढ़ा होगा। तो लंब और आधार यानी कि आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री मेरे भाई बराबर है लंब बटा आधार। अब लंब तो तुम्हारे पास में है नहीं, लेकिन आधार तुम्हारे पास में कितना 46 है मेरे भाई। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3 बराबर में लंब बटे में आपका हो गया 46। तो लंब की वैल्यू अगर तुमको निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे तुमको लंब की वैल्यू निकालनी है तो 46 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो लंब बराबर में हो जाएगा 46 गुणा में √3। अब √3 की वैल्यू तो 1 पॉइंट में 7 है, तो इसको 1.7 से क्या कर दे गुणा कर दीजिए। 17 छिका 102, 102 का 2 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 10 बचेगा। 17 चौको 68 और 10 कितना हो जाए 78। ये 78 पॉइंट में 2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है भाई उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। रमन की आय 43,500 रुपये है। वह अपनी आय के 17% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो व्यय में भी 20% की वृद्धि होती है। तो बताओ उसकी बचत में कितनी होगी। तो थोड़ी देर के लिए मेरे भाई क्या करो, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना कि 43,500, इसको थोड़ा सा साइड में रख लो, क्यों यार इससे तुम करोगे ना तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कैलकुलेशन लंबी हो। अब देखो तुम्हारे पास में 3 चीज़ें होती है। एक तो तुम जो पैसे कमाते हैं ये तुम्हारी इनकम है। अब इस इनकम का तुम क्या करते हो? या तो तुम इस इनकम को खर्चा करते हो मेरे भाई, या इस इनकम की बचत करते हो। भाई मान लो तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये में से कुछ खर्चा कर लोगे, बाकी को बचा लोगे। तो यही बात हो रही है। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो इनकम है 100 रुपये है। अब 100 रुपये में से इसने बोला कि अपनी आय की 17% की बचत करता है, तो 100 में से 17 की इसने बचत कर ली। अब 100 रुपये कमाता है, 17 रुपये की बचत करेगा तो खर्चा कितने का करेगा? 83 रुपये का खर्चा करेगा। अरे 83 और 17 100 ही तो होता है। अब आगे इसने बोला
कि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो गई। तो पहले उसकी आय 100 रुपये थी, अब इसकी आय 18% की वृद्धि हो गई, यानी कि मेरे भाई 1 सेकंड यार, ठीक है, 1 सेकंड भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखिए, तो उसकी आय में, ठीक है, आय में 18% की वृद्धि होगी, नहीं आय अब उसकी हो गई 118 रुपये, और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी जो उसका खर्चा पहले 83 रुपये था, अब 20% की वृद्धि हो गई। तो अब हो जाएगा मेरे भाई कितना, देखो 83 में 20% की वृद्धि कर दो, तो मेरे भाई 83 में अगर तुम 20 की वृद्धि करोगे तो 120 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 82 को 83 से गुणा करो, 12 को 83 से गुणा करो तो 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 12 अंटी 96 और 3 हो जाएगा आपका 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 10 का भाग देंगे तो 99.6 हो जाएगा। यानी अब वो क्या करता है, 18 रुपये कमाता, 118 रुपये कमाता है और 99.6 रुपये का खर्चा करता है। तो अब उसके पास में अब बचेगा कितना सर, 18.4 रुपये यहाँ पर उसके पास में बचेगा। देखो जिनके समझ में आ गया ठीक है, जिनके नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो। यहाँ पे तुमसे बोला कि वह अपनी आय का 17% बचत करता है। तो मान लो कि वो 100 रुपये कमाता है, अब 100 रुपये में से 17 रुपये की बचत करेगा तो खर्चा कितने का करेगा, 83 रुपये का खर्चा करेगा। ये बात क्लियर है। उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई, यानी पहले उसकी आय तुमने 100 रुपये मानी थी, अब 18 की वृद्धि करोगे तो 118 हो जाएगा। उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो गई, तो तुमने उसका खर्चा 83 रुपये माना था, 20 की वृद्धि करोगे तो 120/100 होगा, 0 से 0 कटेगा, 83 को 12 से गुणा करेंगे तो 996 आएगा, लेकिन नीचे 10 बचा हुआ है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। यानी अब वो 118 रुपये कमाता है, 99.6 रुपये का खर्चा करता है, तो बचेगा कितना उसके पास में, 18.4 रुपये बचेगा। तो मेरे भाई अब कितना रुपये एक्स्ट्रा बचने लग गया सर, पहले 17 रुपये बचता था, अब 18.4 रुपये बच रहा है, यानी अब उसके पास में 1.4 रुपये यहाँ से ज़्यादा बच रहा है। कितना, 1.4 रुपये उसके पास में ज़्यादा बच रहा है। तो मेरे भाई पहले तुमने इसको देखो, इसकी इनकम कितनी थी, 43,500 इसकी क्या थी, इनकम थी, लेकिन तुमने इसकी इनकम कितनी मानी थी, 100 रुपये मानी थी, यानी ये 100 रुपये के बराबर है। तो इसमें मेरे भाई क्या दे दो, 100 का भाग दे दो, और ये कितना ज़्यादा है, 1.4, तो इसको 1.4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 14 पंजो 70 का 0 लगेगा, 7 हो जाएगा, 14 दूना 28, 42 और 7 का 99, 4 14 चौके 56 और 4 हो जाएगा 60, यानी कि मेरे भाई 609 रुपये तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगर मेरे भाई 43,500 से तुम इसको स्टार्टिंग में करते ना तो आंसर बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती और फिर मेरे भाई तुमको काफ़ी जोर आता। अब ये बिल्कुल सिंपल है, अगर तुमको थोड़ी बहुत मैथ आती है ना तो आप इसको आधे से भी कम टाइम में कर सकते हैं, लगभग 1 मिनट के अंदर तो ये सवाल हो ही जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। निम्नलिखित डेटा सेट में बहुलक को बदले बिना x को दिए गए मानों में कौन सा नहीं लिया जा सकता, ठीक है मेरे भाई। निम्नलिखित डेटा सेट में बहुलक को बदले बिना x को दिए गए मानों में से कौन सा नहीं लिया जा सकता। तो मेरे भाई अब तुमसे देखो यहाँ पे क्या बोला कि बहुलक को बदले बिना x को दिए गए मानों में से कौन सा नहीं लिया जा सकता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब देखो इसमें देखो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना वही बहुलक होता है। अब सबसे ज़्यादा जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 कितनी बार आया है मेरे भाई, 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी 3 कितनी बार आया है, 3 बार। यहाँ पे कितना है, 13 है, 13 कितनी बार है सर, 13 तो इस पूरी लाइन में 1 बार ही आया है, तो 13 कितनी बार आया, 1 बार। 11 कितनी बार आया है, 11 1 बार और 2 बार, तो 11 कितनी बार आया है आपका, 2 बार। यहाँ पे 2 है, 2 कितनी बार आया, 1 बार, तो ये रहा 2 1 बार आया है। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अब x को थोड़ी देर के लिए हटा दो, मैं तुमसे बोलूँ अब बताओ इसका बहुलक कितना है, सर जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, तो सबसे ज़्यादा बार तो 3 है मेरे भाई, इसका मतलब 3 इसका क्या है, बहुलक है। अब इसने बोला कि बहुलक को तो बदलो मत,
यानी बहुलक तो 3 है तो 3 ही रहने दो। अब बताओ कि इनमें से x का कौन सा मान नहीं ले सकते, तो आप बोलो सर 11 नहीं ले सकते। अगर मान लो तुमने इस x की जगह पे 11 रख दिया तो 11 दो तो पहले ही थे, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 11 दो बार तो पहले ही थे। अगर तुम इस x की जगह पे 11 रख दोगे तो 11 भी 3 बार हो जाएगा, यानी कि अब तुम्हारा 11 भी कितनी बार हो गया, 3 बार। तो सर 3 भी 3 बार आया और 11 भी 3 बार आया, ऐसे तो तुम इसका बहुलक निकाल ही नहीं पाओगे। भाई बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। लेकिन सर इसमें तो कोई सबसे ज़्यादा बार आया ही नहीं, क्योंकि 3 भी 3 बार आ गया और 11 भी 3 बार आ गया। अब बताओ बहुलक क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप इसकी बहुलक नहीं निकाल सकते। तो सर 11 नहीं ले सकते। अगर तुमने x की वैल्यू 11 ले ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम इसका बहुलक नहीं निकाल पाओगे। तो x की जगह पे तुम 11 नहीं रख सकते, और चाहे कुछ भी रख दो। तुम अगर यहाँ पर 13 रख दो, 13 एक बार है, x की जगह पे एक 13 और लगा दोगे तो एक 13 पहले था, एक बार और हो जाएगा, यानी 13 दो बार हो जाएगा, तब भी ये ज़्यादा ही है। मान लो 2 पहले एक बार था, तुम x की जगह पे 2 रख दोगे तो 2 कितनी बार, 2 बार हो जाएगा, तब भी ज़्यादा तो यही है, यानी बहुलक तो तब भी 3 ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने x की जगह पे 11 रख दिया तो 3 भी 3 बार और 11 भी 3 बार, फिर ऐसी कंडीशन में आप इसका बहुलक नहीं निकाल पाओगे। तो कुछ भी ले लो, 11 मत लो। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।